इस कार्टून में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई समानता महज संयोग है। यह सामग्री सभी आयु वर्ग के दर्शकों के लिए उपयुक्त है और परिवार के साथ देखी जा सकती है। संवेदनशील व्यक्तियों के लिए दर्शक विवेक की सलाह दी जाती है। मोहनपुर नाम के एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक लड़का रहा करता था। उसे दूसरों को परेशानी में देखकर बहुत अच्छा लगता था। वो लोगों को परेशानी में देखकर बहुत खुश होता था और अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति उससे कोई मदद मांगता तो वो कभी किसी की मदद नहीं किया करता था, जिस वजह से गांव के लोगों को उसका स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक रोज की बात है, गांव में रहने वाली शांति काकी अपने पशुओं के लिए चारे की बोरी सर पर रखकर ला रही थी। तभी बिरजू की नजर उन पर पड़ी। के लिए चारा लेकर आ रही हैं। बेचारी के सर पर इतना बोझ है कि गर्दन झुककर नीचे भी नहीं देख पा रही हैं वो। चलो इस बात का फायदा उठाते हैं। बिरजू जल्दी से दौड़ता हुआ आगे सुनसान रास्ते पर पहुंचता है। अभी थोड़ी देर में शांति काकी इसी रास्ते से निकलेंगी। तब तक मैं यहाँ पर उनके स्वागत के लिए अच्छा सा जाल बिछा देता हूँ। ओह वाह, वो रहा कीचड़ वाला गड्ढा। ऐसे सूखे पत्तों से ढक देता हूँ। शांति काकी जैसे यहाँ से गुजरेंगी तो सीधा उसी कीचड़ के गड्ढे में आकर गिरेगी। बहुत मजा आएगा। बिरजू बहुत सारे सूखे पत्तों को इकट्ठा करके कीचड़ के गड्ढे में डाल देता है और वहाँ पेड़ के पीछे छुपकर शांति काकी के वहाँ पर आने का इंतजार करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद शांति काकी अपने सर पर चारे का गट्ठा उठाए वहाँ से गुजरती है। आओ आओ शांति काकी, जल्दी से आओ और जल्दी से आकर इस गड्ढे में गिर जाओ। बिरजू ये सोच कर खुश हो रहा था कि शांति काकी जल्दी से वहाँ से गुजरे और गड्ढे में गिर जाए, लेकिन शांति काकी तो उस रास्ते से मुड़कर जाने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? शांति काकी इधर मुड़ के क्यों जा रही हैं? अरे शांति काकी, आप उधर किधर जा रही हो? बिरजू, तू अचानक यहाँ पर कैसे आ गया? अभी तक तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। अरे मैं तो अभी आया ही हूँ, लेकिन आपका घर तो उस तरफ है ना, तो आप इस तरफ कहाँ जा रही हो? हाँ जानती हूँ, घर तो मेरा उस तरफ ही है, लेकिन मेरी जेठानी ने भी अपने पशुओं के लिए चारा मंगवाया था, तो मैं उस तरफ से आते हुए उन्हें देना भूल गई थी, तो वही देने के लिए दोबारा यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे 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 शांति काकी, अब आप कहाँ वापस उतनी दूर जाओगी? आप एक काम करो, आपको अपनी जेठानी को जितना चारा देना है वो आप मुझे दे दो। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तो जाते हुए उन्हें मैं चारा दे आऊँगा। आप परेशान मत हो, आप सीधी सीधी अपने घर चली जाओ। सच सच बता क्या बात है, क्योंकि तू और किसी की मदद कर दे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जरूर इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह तो जरूर है। तू रहने दे, मुझे तुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं खुद ही अपनी जेठानी के पास जाकर उन्हें ये चारा दे आऊंगी। अरे काकी, आप भी ना खामखा मुझ पर ही शक कर रही हो। मस्ती मजाक तो मैं अपने दोस्तों के साथ करता हूँ, मैं तो बस आपकी मदद के लिए बोल रहा था। बाकी अगर आपको मेरी मदद नहीं चाहिए तो ठीक है। अच्छा, अगर तू इतना बोल रहा है तो फिर ठीक है, ले ये एक गट्ठा ले जा, मैं अपने घर चलती हूँ। शांति काकी चारे का एक गट्ठा बिरजू को देकर आगे की ओर निकल जाती है और बिरजू उस दूसरे गट्ठे को लेकर शांति काकी के गड्ढे में गिरने का इंतजार करने लगता है। शांति काकी जैसे ही थोड़ी आगे पहुँचती है तो उन पत्तों की वजह से उन्हें कीचड़ का वो गड्ढा नजर नहीं आता और वो सीधा कीचड़ में जाकर गिरती है। हाय राम रे, मेरी तो कमर ही टूट गई रे। नास पीटे, मैंने बिल्कुल ठीक ही सोचा था, तू जानबूझकर ये सब कर रहा है, वरना तू कभी किसी की मदद नहीं कर सकता। अरे काकी, क्या मस्त गिरी हो आप कीचड़ में। आपने तो आज मेरा दिन ही बना दिया। एक बार और गिरकर दिखाओ ना, बहुत मजा आया। नास पीटे, चला जा यहाँ से, वरना आज मैं तुझे इतना मारूंगी कि आईने में अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा। अरे मोरी मैया, कमर तोड़ दी रे। अरे आप मुझे मार तो तब पाओगी ना जब यहाँ से उठ पाओगी। हाँ, बिरजू शांति काकी को कीचड़ के गड्ढे में गिरी हुई देखकर हंस रहा होता है। तभी वहाँ पर गांव का एक आदमी राकेश आता है। वो शांति काकी को गड्ढे में गिरी हुई देखकर जल्दी से दौड़कर उनके पास जाता है। अरे काकी, ये आपको क्या हो गया? आप इस गड्ढे में कैसे गिर गई? अरे कैसे गिरी, क्यों गिरी, ये सब बाद में पूछियो, लेकिन पहले मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल। इस नास पीटे बिरजू की वजह से ही मैं गड्ढे में गिरी हूँ। देख तो,
उस बूढ़ी को यहाँ पर गिराकर कैसे हंस रहा है। जल्दी बाहर निकाल मुझे। हाँ निकाल रहा हूँ काकी, और तू अपनी हरकतों से बाज आ जा, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा तो ये बात है, रुको जरा अभी बताता हूँ तुम्हें। कहा राकेश शांति काकी को कीचड़ के गड्ढे से निकालने गया था, लेकिन बिरजू उसे भी उसी कीचड़ के गड्ढे में धक्का दे देता है और शांति काकी के साथ अब राकेश भी उस कीचड़ के गड्ढे में गिर जाता है। मुझसे पंगा लोगे तो यही हाल होगा। चलो अब दोनों खेलो इस कीचड़ के गड्ढे में, मैं तो चलता हूँ। बिरजू उन्हें वहाँ पर इस हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। किसी तरह वो दोनों जैसे तैसे करके उस गड्ढे से बाहर निकल पाते हैं। तभी अगले दिन गांव की जमुना बहन अपने बेटे गोलू के साथ बाजार की तरफ जा रही थी। अब जमुना बहन भी खट्टी कट्टी खाते पीते घर की थी और वैसा ही उनका बेटा गोलू था, जिन्हें देखकर बिरजू ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। दो मोटे हाथी घूमने चले, दो मोटे हाथी घूमने चले। मम्मी देखो ना, ये बिरजू भैया फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे सिर्फ तेरी नहीं, जरा ध्यान से सुन, मैंने बोला है दो मोटे हाथी घूमने चले। अच्छा मुझे लगता है कि तूने अपने आप को ही दो हाथियों के बराबर समझ लिया है, लेकिन अभी तू इतना भी मोटा नहीं है कि खुद को दो हाथियों के बराबर समझे। खुद को तो घर में रोटी खाने को मिलती नहीं है, तो दूसरों की सेहत को देख देख कर चलता है। एक चमटा लगा दिया ना तुझे, तो तुझे समझ भी नहीं आएगा कि तू कितनी दूर उड़ता हुआ जाएगा। चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना आज गांव में संग्राम हो जाएगा। अरे 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 बस करो जमुना बहन, मेरे पीछे 2 कदम दौड़ी तो तुम्हारी सांसें फूल जाएंगी, और अगर तुम्हारी सांसें फूल गई तो तुम्हें तो गहरी गहरी सांसें लेकर पूरे गांव को ही हवा से उड़ा दोगी, और मैं गांव पर इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता भैया। तेरी तो, रुक जरा अभी बताती हूँ तुझे। जमुना बहन बिरजू को पीटने के लिए इसके पीछे दौड़ती है, लेकिन बिरजू उनसे बचकर खूब फुर्ती में वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे दौड़ते दौड़ते जमुना बहन की सांसें फूल जाती है, जिसे देखकर बिरजू खूब जोर जोर से हंसता है। मैंने बोला था ना मत दौड़ो मेरे पीछे, अब चढ़ गई ना सांसें। इसलिए बोलते हैं समझदार लोगों की बात माननी चाहिए, वरना नतीजा बुरा ही होता है। मेरी बात मानकर चुपचाप अपने घर चली गई होती तो अच्छा रहता। नास पीटे, चला जा यहाँ से, वरना ऐसा श्राप दूंगी कि 7 जन्मों तक। पहले इस जन्म में ढंग से सांस तो ले लो, उसके बाद मुझे आप आराम से श्राप दे देना, वरना कहीं पता चले कि मुझे श्राप देते देते तुम्हारी सांसें ही अटक गई और मैं अपने ऊपर किसी की सांसों के रुकने का भार भी नहीं ले सकता। हाँ। अरे तुझे क्या हो गया जमुना, तू इतनी हाफ क्यों रही है? इस नास पीटे की वजह से, इससे तो मुझे अच्छा खासा हिसाब बराबर करना है। हिसाब तो इससे मुझे भी बराबर करना है। इसकी वजह से मुझे पूरी रात कमर की सिकाई करनी पड़ी। अभी तक दर्द है कमर में। अगर अपनी छड़ी लेकर आई होती तो यहीं से छड़ी फेंक कर इसके सर पर मारती। वहाँ वो दोनों बेचारी उसे सबक सिखाने के बारे में सोचती रहती है और वो किसी और को परेशान करने के लिए गाँव में निकल जाता है। अब किसे परेशान करूं? आज तो दिनकर काका भी गांव में नहीं है। अरे ये क्या, ये तो सरोज काकी और सरिता काकी है। लगता है बाग से आम तोड़ रही हैं। जाकर इन दोनों की लड़ाई करवाता हूँ। बिरजू छुपते हुए आम के बाग में जाता है। दोनों औरतें एक डंडी से पेड़ के आमों पर निशाना लगाकर बड़ी मेहनत से आम तोड़कर इकट्ठा कर रही थी। उन दोनों की टोकरी में कुछ आम इकट्ठे हो गए थे। उन दोनों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आम तोड़ने पर था। एक काम करता हूँ, सरोज काकी की टोकरी के सारे आम सरिता काकी की टोकरी में डाल देता हूँ। उसके बाद सरोज काकी सरिता काकी की वो वाट लगाएंगी, उसे देखने में तो बहुत मजा आएगा। बिरजू बिल्कुल दबे पांव उन दोनों की टोकरियों के पास जाता है और सरोज काकी की टोकरी के सारे आम सरिता काकी की टोकरी में डाल देता है और जाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे जल्दी से मुड़कर देखो ना सरोज काकी, मैं यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई होने का इंतजार कर रहा हूँ, और यहाँ यह है कि अपनी अपनी टोकरी की तरफ देख ही नहीं रही है। अरे हाँ, सरोज काकी अपनी टोकरी की तरफ आ रही है, अब आएगा मजा। सरोज काकी बाकी के तोड़े हुए आम अपनी टोकरी में रखने के लिए आती है तो देखती है कि उनकी टोकरी खाली है और सरिता काकी की टोकरी आमों से भरी हुई है। अच्छा, मैं यहाँ पर इतनी मेहनत से आम तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी में इकट्ठे कर रही हूँ और ये सरिता मेरे सारे आमों को अपनी टोकरी में रख रही है। अभी बताती हूँ इसे। सरिता, अरे ओ सरिता, जरा यहाँ तो आना। हाँ बोलो, क्या हो गया सरोज बहन? तुम्हारी टोकरी आज कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं भर गई? देखो मेरी टोकरी में एक भी आम नहीं है।
जबकि मैंने तो तुम्हारे सामने ही अपनी टोकरी में आम रखे थे। तो फिर मेरी टोकरी के अंदर से आम कहाँ गायब हो गए और तुम्हारी टोकरी के अंदर इतने सारे आम कहाँ से आ गए? ये तो बहुत ही अजीब बात है सरोज बहन। पता नहीं तुम्हारी टोकरी के आम कहाँ चले गए और मेरी टोकरी के अंदर इतने सारे आम कहाँ से आ गए? हम दोनों की टोकरियों में तो बराबर के आम थे। अब पकड़ी गई तो मेरे सामने भोली बनने का ड्रामा कर रही हो। आम तोड़ने में ज्यादा मेहनत लग रही थी, इसीलिए तुमने मेरी टोकरी से आम चुरा लिए। बूढ़ी होकर भी तुम्हारी आदत नहीं गई। पहले अपनी सासू माँ के कमरे से उनका घी चुराती थी और अब मेरी टोकरी से आम चुराने भी शुरू कर दिए। अरे ये सब तुम क्या कह रही हो सरोज बहन? मैं क्या तुम्हें आम चुराने वाली लगती हूँ? हाँ, पहले कभी अपनी सासू माँ के कमरे से घी लिया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका घी चुराती थी। तुम्हें क्या मैं चोर लगती हूँ? अच्छा, अगर तुम कोई चोर नहीं हो तो तुमने मेरे आम क्यों चुराए? चुपचाप मेरे आम वापस करो, वरना ठीक नहीं होगा। अरे तुम्हें मेरी टोकरी से आम लेने हैं तो ले लो, मैंने तुम्हें कब मना किया? मैं तो खुद सोच रही हूँ कि मेरी टोकरी में इतने आम कहाँ से आ गए। तुम तो बेफजूल ही मेरे गले पड़े जा रही हो। अच्छा, मैं बेफजूल में तुम्हारे गले पड़ रही हूँ? चोरी की है तुमने, इसीलिए चोर बोल रही हूँ तुमको। एक बार बोला ना मैंने कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। उन दोनों को इस तरह से लड़ते हुए देखकर बिरजू को बहुत मजा आ रहा था। वो पेड़ों के पीछे छुपकर खूब हंसता है, लेकिन इस बात पर उन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं और एक दूसरे को पीटते हुए पूरी तरह से लड़ने लगती हैं। उन दोनों के लड़ने की आवाज सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे तैसे करके उन दोनों की लड़ाई छुड़वाते हैं। अरे क्या हो गया? आप दोनों क्यों इस तरह से लड़ रही हो? इस उम्र में ये कुश्ती करना आप लोगों को शोभा नहीं देता। अरे इसने मेरे आम चुराए हैं और ऊपर से झूठ भी बोल रही है कि इसने कुछ नहीं किया। अगर आज मैं इसे सबक नहीं सिखाती तो कल फिर से ही मेरे आम चुराती। अरे क्या ये आप क्या कह रही हो सरोज काकी? सरिता काकी ने आपके आम चुराए, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। सरिता काकी ऐसा नहीं कर सकती। जमुना बहन उन दोनों को समझाती रही होती है कि तभी राकेश की नजर पेड़ों के पीछे छुपे बिरजू पर पड़ती है। बिरजू को वहाँ देखते ही राकेश सब कुछ अच्छी तरह समझ जाता है। आप दोनों जिस वजह से लड़ रहे हो, असल में वो इस बिरजू का किया धरा है। देखो वहाँ पर कैसे पेड़ के पीछे छुपकर आप दोनों की लड़ाई के मजे ले रहा है। हे भगवान, इसका मतलब इसने मेरी टोकरी से आम निकालकर सरिता की टोकरी में डाले। नास बेटे, तो एक बार जरा यहाँ पर आ। पेड़ के नीचे छुपकर क्यों खड़ा है? बेवकूफ थोड़ी ना हो। जब मैं वहाँ पर आऊँगा तुम सबके हाथ लग गया तो सबके सब मुझ पर अपना हाथ साफ कर दोगे। लेकिन एक बात तो है, तुम गाँव वाले हो बड़े बेवकूफ। कैसे छोटी सी बात पर एक दूसरे से लड़ने लग गए। लेकिन मुझे आप दोनों की लड़ाई देखकर बहुत मजा आया। अरे तो रुक जरा। सरिता अपनी टोकरी का आम बिरजू के सर पर मारती है, लेकिन वो उस आम को लेकर वहाँ से भाग जाता है। मुझे माफ कर दो सरिता बहन, उस बेवकूफ की वजह से मैंने तुमसे लड़ाई की, तुम पर शक किया। कोई बात नहीं सरोज बहन, लेकिन इस बिरजू की वजह से गाँव में सब परेशान है। ये सब लोगों को मुसीबत में डालता है, लोगों की लड़ाइयाँ करवाता है। किसी दिन जब ये किसी मुसीबत में फंसेगा ना, तब इसे पता लगेगा कि दूसरों को मुसीबत में फंसाने से उन्हें कितनी तकलीफ होती है। बिरजू भले ही गांव वालों को जितना मर्जी परेशान करता था, लेकिन वो अपनी छोटी बहन सपना से सबसे ज्यादा प्यार करता था। सपना उसकी बहुत लाडली थी। वो सपना को कभी भी किसी तकलीफ में नहीं देख सकता था। कुछ दिन बाद की बात है, बिरजू अपनी बहन सपना के साथ अपनी नानी के गाँव से लौट रहा था। उसकी नानी के गाँव से लौटते वक्त बीच में एक नदी पड़ती थी, जिसे पार करने के बाद एक बड़ा ही सुनसान जंगल का रास्ता आता था, जहाँ पर बहुत डरावनी गुफाएं थी। वहाँ से लौटते वक्त उन्हें बहुत देर हो चुकी थी और सूरज भी ढल चुका था, इसीलिए जंगल में पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है जंगल में बहुत सारे डाकू रहते हैं। अगर हमें वो डाकू मिल गए तो हम क्या करेंगे? अरे तू क्यों चिंता कर रही है? मैं हूँ ना तेरे साथ, कुछ भी नहीं होगा। बिरजू इतना कहता है कि तभी उनके पीछे से वहाँ एक डाकू आ जाता है। डाकू को देखकर इससे पहले कि बिरजू कुछ कर पाता, उससे पहले ही वो डाकू बिरजू के सर पर डंडे से वार कर देते हैं और उसकी बहन को अगवा करके ले जाते हैं। सर पर डंडा लगते ही बिरजू वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो उसकी किरणें अपने चेहरे पर पड़ने की वजह से बिरजू की आँख खुलती है। आँख खुलते ही उसे अपनी बहन की याद आती है। सपना, सपना, कहाँ ले गए वो डाकू मेरी बहन को? मुझे सपना को बचाना होगा, लेकिन मैं अकेले उसे नहीं बचा सकता। उसे बचाने के लिए मुझे गांव वालों की मदद चाहिए। अपनी बहन को बचाने की खातिर
मदद मांगने के लिए बिरजू गांव वालों के पास जाता है, लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसके बुरे व्यवहार की वजह से कुछ लोग तो उसकी बात सुनना भी पसंद नहीं करते। अरे मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ ना कि उन डाकुओं ने मेरी बहन को अगवा कर लिया है। मैं अकेले उन सब का सामना नहीं कर सकता। अब तो आप लोगों को मेरी मदद करनी ही होगी। प्लीज चलिए ना। तुझे क्या हम लोग बेवकूफ दिखाई देते हैं जो इस बार भी तेरी बातों पर यकीन कर लेंगे? तेरा कोई भी भरोसा नहीं है। तू अपने मजे के लिए हमें जंगल में ले जाएगा और तेरे चक्कर में डाकू हमें पकड़ ले जाएंगे। देख, हम सब में से किसी को भी तेरी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं है, इसलिए हमें पागल बनाना छोड़ और जा यहाँ से। अब तुझे हमें परेशान करने का कोई दूसरा तरीका नहीं सूझ रहा है तो ये अलग तरीका ढूंढ कर निकाला है तूने। शांति काकी, आप तो मेरी बात पर यकीन करो। आप इन सबको समझाओ ना। अरे तू सोच भी कैसे सकता है कि मैं तेरी बात पर यकीन करूंगी? उस दिन तेरी बात पर यकीन किया था, तेरी वजह से ही उस दिन मैं उस गड्ढे में गिरी थी। आज तक मेरी कमर में दर्द होता है। एक बार कोई इंसान अपने दुश्मन पर भरोसा कर ले, लेकिन तुझ पर ना बाबा ना, तुझ पर तो कोई भरोसा ना करे। बिल्कुल ठीक कह रही हो शांति काकी। इसकी वजह से ही मेरी सरिता बहन से लड़ाई हो गई थी। ये लड़का बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है। इस पर भरोसा करना तो ओखली में सर देने के बराबर है। यहाँ पर बातें बनाकर हम सबका समय व्यर्थ कर रहा है। हम लोगों को अपने बहुत काम है। चल हट, जाने दे हमें यहाँ से। बिरजू की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। तब वो रोते हुए वहाँ से अपनी बहन को बचाने के लिए अकेला ही चला जाता है, लेकिन गुफा के पास पहुँचते ही वो डाकू उसे भी अगवा कर लेते हैं। तू ही है ना वो जिसने हमारे आदमियों को जाल में फंसाकर नदी में डुबाया था? तेरी वजह से उसकी हालत कितनी खराब हो गई जानता भी है? कितनी मुश्किल से बचा है वो। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। भैया, सब लोग तुम्हें समझाते थे कि दूसरों के साथ ऐसा मत करो, वरना किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। देखो, आज आपकी वजह से हम दोनों कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आया। नहीं सपना बेटा, ये गांव वाले हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हैं। अरे ये इतने सारे गांव वाले यहाँ पर कैसे आ गए? पकड़ लो इन सबको। अरे ओ छछूंदर, तुझे क्या लगता है तू पकड़ पाएगा हमें? अपने बेलन से ऐसा धोबी पछाड़ दूंगी ना कि सीधा पाताल में जाकर गिरेगा। रुक बुढ़िया, सबसे पहले तुझे ही पकड़ता हूँ। डाकू जैसे ही उन लोगों की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही सब लोग अपने अपने साथ लाए बेलन, चिमटे और लकड़ी के डंडों से उन पर वार करना शुरू कर देते हैं और उनको पीट पीट कर रस्सी से बांध देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन सबको पकड़कर वहाँ से ले जाती है। गांव वाले बिरजू और उसकी बहन सपना को सही सलामत गांव में ले आते हैं। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सबके साथ इतना कुछ किया, हमेशा सबको तंग किया, लेकिन आज के बाद मैं आप लोगों की मदद करूंगा। अगर आप लोग हमारी मदद करने के लिए वहाँ पर नहीं आते तो ना जाने डाकू हमारे साथ क्या करते। हमने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि हमें पता चल गया कि कल से सपना और तुम दोनों ही गायब थे और सपना तो आज भी घर पर नहीं आई। तब हमें लगा कि शायद तुम सच बोल रहे हो, इसलिए हम जंगल के रास्ते उस गुफा तक पहुंच गए। इसलिए कहते हैं कि दूसरों के साथ इतना भी बुरा नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे अपने मुश्किल समय में कोई तुम्हारी मदद न करे। तुम दूसरों को इतना परेशान करते हो, उनसे इतना झूठ बोलते हो, जिस वजह से वो मुश्किलों में फंस जाते हैं। तो तुम ही बताओ, तुम पर कौन यकीन करेगा? और नहीं तो क्या। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान जैसा कर्म करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा, तो जैसा करोगे तैसा मिलेगा भी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो इस बार हम लोगों ने तुम्हारी बात मान ली, वरना तुम जानते ही हो कि तुम्हारे साथ क्या होता। हाँ काकी, मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा और कभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, न ही किसी को परेशान करूंगा। मुझे अब अपनी करनी का फल मिल चुका है। अंत में बिरजू को अपनी करनी का फल मिल ही जाता है, जिससे सबक लेकर वो फिर कभी उन गलतियों को नहीं दोहराता और एक अच्छा इंसान बनकर सभी गांव वालों की मदद करने लगता है।